हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक डेजर्टिफिकेशन एंड सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन के बारे में। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, डेजर्टिफिकेशन के कारण क्या क्या है, डेजर्टिफिकेशन के क्योजेज क्या क्या है, और इम्पैक्ट ऑफ डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन के क्या क्या इम्पैक्ट है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन क्या क्या है, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के सॉल्यूशन या फिर रिमेडीज क्या क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और इस लेक्चर के जो सेकंड पार्ट है उसमें हम कवर करेंगे कि सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन क्या है और सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन की कौन कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू अपन सैंड ड्यून को स्टेबलाइज करते हैं। तो इस तरीके से हम इस पूरे लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेजर्टिफिकेशन की। डेजर्टिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है कि डेजर्टिफिकेशन कहते किसे हैं। तो डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है, डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग यूजफुल लैंड इनटू डेजर्ट। जो यूजफुल लैंड है उसका डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाना। कन्वर्ट कैसे होगी, किस किस रीजन की वजह से होगी, ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि डिफोरेस्टेशन की वजह से कन्वर्ट हो जाएगी, जो यूजफुल लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर ओवर ग्रेजिंग की वजह से कन्वर्ट हो सकती है, इम्प्रॉपर फार्मिंग प्रैक्टिसेज की वजह से, क्लाइमेट वेरिएशन की वजह से, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो यूजफुल लैंड है उसका डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाने को ही अपन डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। अब ये इनकी वजह से कैसे होती है इसको हम कवर करेंगे क्योजेज ऑफ डेजर्टिफिकेशन में। डेजर्टिफिकेशन के कारण में ये जो पांचों पॉइंट मैंने आपको बताए इनको कवर करेंगे कि कैसे इनकी वजह से जो यूजफुल लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है क्योजेज ऑफ डेजर्टिफिकेशन। तो क्योजेज ऑफ डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन के कारण क्या क्या है। सबसे पहला है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है कि जैसे जानवर जो होते हैं वो एक ही जगह पे ज़्यादा चरते हैं, उसकी वजह से जो डेजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाती है यूजफुल लैंड, उसको अपन बोलते हैं ओवरग्रेजिंग। तो ओवरग्रेजिंग का मतलब, ओवरग्रेजिंग से सबसे पहले तो पौधे खत्म हो जाते हैं। पौधे कैसे खत्म हो जाते हैं, जब जानवर एक ही जगह पर बार बार चरते हैं तो जो छोटे पौधे और जो ट्री के जो बीज है जो उग रहे हैं वो उगने से पहले ही पशुओं के द्वारा खा लिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो नए पेड़ है वो ग्रो नहीं कर पाते। तो इस वजह से ओवर क्रॉपिंग, ओवर ग्रेजिंग की वजह से डेजर्टिफिकेशन डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है कि रूट डैमेज हो जाती है उनकी। जैसे जो जानवर है वो चलेंगे, चलने से उनकी क्या है, मिट्टी दब जाती है और वो जो पौधों की जड़ें हैं उनको नुकसान हो जाता है। और ओवर ग्रेजिंग से सोइल का इरोजन भी हो जाता है, क्योंकि जो ऊपर के जो छोटे पौधे हैं उनको जानवरों के द्वारा खा लिए जाते हैं, तो उससे क्या है, मिट्टी खुली रह जाती है। तो जब बारिश और हवा चलती है तो उसके दौरान वो मिट्टी है जो ऊपर की सरफेस है उसका इरोजन हो जाता है, और जो सोइल की फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाती है। वो कैसे कम होती है, क्योंकि जो ऊपर का वेजिटेशन है वो हट जाएगा तो उससे मिट्टी खुली हो जाएगी, तो जो न्यूट्रिएंट्स है ऊपर के वो इरोजन की वजह से वहां से फ्लश हो जाएंगे हवा के साथ में या फिर बारिश की वजह से। तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से डेजर्टिफिकेशन इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन की वजह से डेजर्टिफिकेशन कैसे होता है। डिफोरेस्टेशन का मैंने आपको डिटेल में बताया था पिछले वीडियो में। डिफोरेस्टेशन का मतलब है परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट है उसको परमानेंट कट कर देना, उसको अपन बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। तो जो फॉरेस्ट है उसको अपन कट कर देंगे तो वहां पे डेजर्ट डेवलप हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है फार्मिंग प्रैक्टिसेज। एक्सेसिव फार्मिंग प्रैक्टिसेज मतलब अपन ज़्यादा उस पर कृषि करेंगे, ज़्यादा फार्मिंग करेंगे तो उसकी वजह से भी जो लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब कैसे होगी, सबसे पहले तो कुछ अपन एग्रीकल्चर लैंड बनाना है किसी को, किसी जगह को, तो सबसे पहले अपन वहाँ पे जो जंगल उग रहा है, जो फॉरेस्ट उग रहा है उसको अपन काटेंगे। तो उसकी वजह से एक्सेसिव फार्मिंग प्रैक्टिसेज से डेजर्टिफिकेशन डेवलप हो जाता है। या फिर अपन उसमें ओवर क्रॉपिंग करेंगे, मतलब फसल कंटिन्यू उगाएंगे, ओवर कल्टीवेशन करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो लैंड के अंदर न्यूट्रिएंट्स है तो वो कम हो जाएंगे, उसकी वजह से सोइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। या फिर एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अगर पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज करेंगे तो उसकी वजह से भी, एक्सेसिव फार्मिंग करेंगे तो उसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का भी ज़्यादा यूज होगा, तो ज़्यादा यूज होगा तो उसकी वजह से जो यूजफुल लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से फार्मिंग, एक्सेसिव फार्मिंग प्रैक्टिसेज की वजह से डेजर्टिफिकेशन डेवलप होती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे डेजर्टिफिकेशन डेवलप होता है। अगर कहीं पे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा है या रेनफॉल कम हो रही है तो उसकी वजह से क्या है, वहाँ पे ड्रॉट पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, तो उसकी वजह से जो फॉरेस्ट है वो नेचुरली सूख जाएंगे।
तो इसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज की वजह से डेजर्टिफिकेशन हो जाता है। या फिर कोई जैसे साइक्लोन आ गया या कोई फ्लड आ गया या फिर कोई स्ट्रॉम आ गया, तो उससे क्या है, पेड़ गिर जाएंगे और उनकी जो रूट वो डैमेज हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से डेजर्टिफिकेशन डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है नेचुरल डिजास्टर। इसमें भी वही ड्रॉट और स्ट्रॉम आ गए तो उसकी वजह से जो पेड़ है वो गिर जाएंगे और उनकी रूट वगैरह डैमेज हो जाएगी, तो उसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव माइनिंग की वजह से कैसे डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, मैंने आपको बताया था जब स्टोन इंडस्ट्री पढ़ाई थी तब। इसमें क्या करते हैं कि अपन जो माइनिंग साइट बनाते हैं उसके लिए सबसे पहले जंगल जो होता है वो काटते हैं अपन। तो माइनिंग के लिए अपन सड़क, रेल लाइन, पावर सप्लाई ये डेवलप करेंगे तो उसके लिए भी फॉरेस्ट कट होता है। तो इसकी वजह से क्या है, फॉरेस्ट को काटना पड़ता है। एक तो साइट बनाने के लिए अपन फॉरेस्ट को काटेंगे, और दूसरा माइनिंग के लिए जो उसका माइनिंग को डेवलप करने के लिए वहाँ पर रेल लाइन बिछाएंगे या सड़क बनाएंगे या पावर सप्लाई बनाएंगे, तो उसकी वजह से भी फॉरेस्ट को कट करना पड़ता है। या फिर जो माइनिंग से जो बेस्ट निकलता है उसको अपन कहीं धरती पर डालेंगे, ओवरबर्डन डंपिंग होगी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सोइल का जो ऊपर का कवर है वो खत्म हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी सोइल का इरोजन होता है। नेक्स्ट है साल्टिंग ड्यू टू इरीगेशन की वजह से इरीगेशन जब अपन करते हैं तो उस टाइम पे उसमें जो वाटर डालते हैं उसमें साल्ट की प्रेजेंस रहती है, तो उसकी वजह से ज़्यादा साल्ट रहता है, तो वो जो लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है एसिड रेन की वजह से कैसे होता है। एसिड रेन में क्या होता है कि सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड रहता है, जो क्या करता है, जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों को जला देता है और सोइल की फर्टिलिटी को कम करता है और रूट्स को नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरीके से ये कारण है डेजर्टिफिकेशन के, 8 कारण हैं। तो ये कारण आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको सबको डिटेल में लिखना है आपको। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ डेजर्टिफिकेशन के क्या क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहला है इट अफेक्ट टॉप सोइल एंड सरफेस रन ऑफ। जो सरफेस पे रन ऑफ होता है पहले, तो उसको भी अफेक्ट करता है। पहले तो जो पेड़ पौधे होंगे तो उनके द्वारा जो सरफेस रन ऑफ है उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। अब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो उससे डेजर्टिफिकेशन इंक्रीज होता है। और जो टॉप सोइल है उसको भी अफेक्ट करता है। फार्मिंग इम्पॉसिबल ड्यू टू पुअर सोइल डेजर्ट। जो पुअर सोइल है उसमें न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएंगे, या फिर ऊपर की जो सोइल है वो पुअर हो जाएगी, तो उसकी वजह से फार्मिंग करना उसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्लडिंग। जो पेड़ पौधे वगैरह है वो क्या करते हैं, फ्लड को रेजिस्ट कर लेते हैं जड़ों से, इनसे। अगर वहाँ पे डेजर्ट हो गया तो उससे वहाँ पे फ्लडिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी लॉसेज। अगर वहाँ पे जो जंगल है उनको अपन कट कर देंगे तो वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है, जो पेड़ पौधे है या फिर कोई जंगलों में रहने वाले जो जीव जंतु है, पक्षी वगैरह है, तो उनका भी लॉसेज हो जाएगा। रूरल पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जो रूरल के लोग हैं वो ज़्यादातर खेती कर देते हैं। अगर वहाँ पे अपन डेजर्ट डेवलप हो जाएगा, जैसे कोई भी जो यूजफुल लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसमें केस में क्या होगा कि जो गांव के लोग हैं वो खेती नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप होगा और रूरल में गरीबी बढ़ेगी। तो ये थे इम्पैक्ट ऑफ डेजर्टिफिकेशन। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन के क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं, अपन कैसे डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला है एजुकेशन। अगर लोगों को अपन एजुकेशन अवेयरनेस डेवलप करेंगे लोगों में कि भाई डेजर्टिफिकेशन के क्या क्या नुकसान हैं, तो उसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है वो है एडवांस टेक्नोलॉजीज। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करें। एडवांस टेक्नोलॉजीज का मतलब है हाई यील्ड क्रॉप या क्रॉप रोटेशन, या फिर कैसे अपन न्यू फार्मिंग प्रैक्टिसेज है उनको डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बताएंगे फार्मर्स को, तो उससे भी डेजर्टिफिकेशन को रोका जा सकता है। और जो थर्ड पॉइंट है वो है एफोरेस्टेशन। ये सबसे बेस्ट वे है कि जो खाली जगह है वहाँ पे वापस पेड़ पौधे लगाए जाए, जंगल लगाए जाए, तो ये सॉल्यूशन है इसका डेजर्टिफिकेशन का। नेक्स्ट है पॉलिसी अबाउट लैंड यूज। इसका मतलब है कि जो स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, कठोर कानून होने चाहिए, और जो इलीगल लॉगिंग होती है उस पर कंट्रोल होना चाहिए, पॉलिसी डेवलप होनी चाहिए। तो लोग जो डिफोरेस्टेशन है, पेड़ पौधे काटने से डरेंगे, तो ये पॉलिसी बननी चाहिए इसकी प्रॉपर। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन या मिक्स्ड क्रॉपिंग। एक ही तरह की अगर अपन फसल बार बार में किसी लैंड में उगाएंगे तो उसमें क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फसल में उनको खत्म कर देती है। तो अपन क्रॉप का रोटेशन करते रहे, अलग अलग क्रॉप उगाए अलग अलग टाइम पे, या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग को बढ़ावा दे, तो उससे भी डेजर्टिफिकेशन कम हो सकता है। नेक्स्ट है डैम्स डेवलप करें, जिससे जो वाटर का फ्लो है वो कम होगा, और जो डेजर्टिफिकेशन में जो कन्वर्ट होंगे जो फ्लड की वजह से वो कम हो जाएगा। तो ये थे सॉल्यूशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन के। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन की। सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं सैंड ड्यून क्या होता है। सैंड ड्यून इज द राइज ऑफ सैंड विच इज फॉर्म ड्यू टू विंड ब्लोन सैंड। जो सैंड के
विंड के द्वारा जो सैंड बहती है तो उसके द्वारा वो क्या होता है कि एक रेत का टीला बन जाता है, उसी को अपन बोलते हैं सैंड ड्यून। हैविंग ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 250 मीटर ऑफ सरफेस, इसकी मैक्सिमम हाइट 250 मीटर होती है सरफेस के ऊपर। इट हैव मैनी शेप्स एंड पैटर्न्स भी चेंज ड्यू टू बाइंड्स, इसके बहुत सारे पैटर्न होते हैं, बहुत सारी शेप होती है जो बाइंड की वजह से चेंज होते रहते हैं। इट हैज टू स्लोप, इसके दो स्लोप होते हैं, एक तो विंडवर्ड डायरेक्शन में और एक दूसरा होता है लीवर्ड डायरेक्शन में। तो ये तो हो गया सैंड ड्यून। अब अपन बात करते हैं कि सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन क्या होता है। सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन में अपन क्या करते हैं कि रेत के जो टीले हैं उनको अपन क्या है स्टेबल बनाना है, स्टेबल बनाते हैं ताकि हवा के साथ उनका जो मूवमेंट है वो रुक सके, और जो जमीन, खेती और सड़क है, बस्तियां वगैरह है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाए। मतलब रेत के टीलों को अपन स्टेबल बना देंगे ताकि जो हवा के साथ उनका जो मूवमेंट है, रेत का मूवमेंट है, वो रुक जाए और जमीन, खेती, सड़क और बस्तियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो ये अपन इसमें करते हैं सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन में। अब इसके 3 मेथड है, या तो वेजिटेशन की वजह से अपन इसको सैंड ड्यून को स्टेबलाइज कर सकते हैं, घास उगा दे वहाँ पे, झाड़ियाँ या फिर कोई ट्रीज वगैरह लगा दे, या फिर मैकेनिकल मेथड के थ्रू, मैकेनिकल मेथड में अपन फेंसेस लगा दे, बोर्ड, ब्रश बोर्ड लगा दे, स्ट्रा चेकर बोर्ड लगा दे, या फिर केमिकल मेथड के थ्रू जिसमें अपन बिटुमिन या इमल्सन का स्प्रे करके और उसको रोक सकते हैं। और नेक्स्ट मेथड है मल्च मेथड। मल्च मेथड और एरोडायनेमिक मेथड के बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो सैंड ड्यून अगर अपन स्टेबलाइजेशन कर देंगे तो उससे क्या होता है कि डेजर्टिफिकेशन और सोइल इरोजन है दोनों कम हो जाते हैं, और जो एग्रीकल्चर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। मतलब जो जमीन, खेती, सड़क और बस्तियां है उनके ऊपर जो रेत के टीले हैं, वो रेत की जो विंड ब्लोन सैंड है वो बह के नहीं जाएगी। तो ये इसका सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन का फायदा है। तो सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग मूवमेंट ऑफ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन में अपन क्या करते हैं कि प्रिवेंटिंग करते हैं मूवमेंट ऑफ सैंड ड्यून्स का। जो सैंड के जो टीले हैं, रेत के टीले हैं, उसके मूवमेंट को अपन रोकते हैं बाई यूजिंग वेजिटेशन। या तो वेजिटेशन के थ्रू रोकेंगे, वेजिटेशन का मतलब है ग्रास, सर्व्स या ट्रीज वगैरह लगा के वेजिटेशन उगा देंगे वहाँ पे, या फिर मैकेनिकल बैरियर्स, मैकेनिकल मेथड के थ्रू रोकेंगे। मैकेनिकल मेथड मतलब फेंसेज, बोर्ड, ब्रश बोर्ड, स्ट्रा चेकर वगैरह, इनके थ्रू अपन रोक सकते हैं। या फिर केमिकल मेथड, केमिकल मेथड का मतलब है बिटुमिन या फिर इमल्सन का स्प्रे कर देंगे, जिससे क्या है जो सैंड है उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो वो इजीली वहां से बह नहीं पाएगी वो। प्रिंसिपल ऑफ सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन। सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन का प्रिंसिपल क्या है? स्टॉप द ब्लोइंग ऑफ सैंड एट इट्स सोर्स, या तो जहां से जो सैंड उड़ रही है उसके सोर्स पे जाके और उसका जो ब्लोइंग ऑफ सैंड है, जो बह रही है सैंड, जो ब्लो कर रही है, उसको अपन रोक दे उसके सोर्स पे जाके। या फिर दूसरा जो प्रिंसिपल है इसका, रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ विंड बाई प्रोवाइडिंग ऑब्स्ट्रक्शन। जो विंड की वेलोसिटी है उसको अपन कम कर दे बाई प्रोवाइडिंग ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे बंच ऑफ ग्रासेज, जो घास है उसका बंच के द्वारा वहां पे लगा के उसकी वेलोसिटी को कम कर दे हवा की को, या फिर सर्व्स मतलब झाड़ियां लगा दे, या फिर कोई वुडन का प्लांट्स वगैरह लगा के और उसकी विंड की वेलोसिटी को कम कर दे। तो ये इसके प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है टेक्निक्स फॉर स्टेबलाइजेशन। अब स्टेबलाइजेशन की क्या क्या टेक्निक्स है? तो इसकी 4 टेक्निक्स है। पहली है वाई वेजिटेशन। वेजिटेशन के द्वारा अपन ये जो सैंड ड्यून है उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। या फिर मैकेनिकल ड्यून स्टेबलाइजेशन, मैकेनिकल मेथड के थ्रू अपन जो सैंड ड्यून है उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। तीसरा जो मेथड है वो है मल्च मेथड एंड एरोडायनेमिक मेथड। मल्च मेथड और एरोडायनेमिक मेथड में बताऊंगा अभी आगे। बाई केमिकल बिटुमिन ऑब्लिक इमल्सन स्प्रे। मतलब केमिकल का मतलब है कि या तो बिटुमिन या इमल्सन का उसके ऊपर स्प्रे कर दे, तो उससे क्या है उसकी बाइंडिंग हो जाएगी जो सैंड है उसकी, और वो इजीली ब्लोन आउट नहीं हो पाएगी, वहां से ब्लो नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से हम सैंड ड्यून है उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। अब इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल ड्यून स्टेबलाइजेशन। मैकेनिकल ड्यून स्टेबलाइजेशन कैसे करते हैं? फॉलोइंग स्टेप्स इन सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन। जो मैकेनिकल ड्यून स्टेबलाइजेशन करते हैं उसमें अपन ये मेथड यूज लेते हैं। मार्क द ड्यून फॉर स्टेबलाइजेशन वर्क। सबसे पहले तो जिस ड्यून है उसको अपने को स्टेबलाइज करना है, जो भी रेत का टीला है उसको स्टेबलाइज करना है, उसको सबसे पहले मार्क कर देंगे। स्लो द मूवमेंट ऑफ सैंड बाई इरेक्टिंग फेंसेज टू इट्स हाइट। जो इसकी हाइट है उसके बराबर अपन क्या करेंगे, इसमें एक फेंसेज इरेक्ट कर देंगे, और जो सैंड है जो मूवमेंट कर रही है उसको रोक लेंगे। क्यों? जे बिल्टअप ऑफ सैंड लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एन आर्टिफिशियल ड्यून। तो उससे क्या होगा कि जो अपन ने फेंसेज लगाया है वहां पे वो एक आर्टिफिशियल ड्यून डेवलप कर लेगा। लेटर दे कैन परमानेंटली फिक्स्ड बाई प्लांटिंग द ट्रीज एंड वेजिटेशन ऑन द सरफेस ऑफ ड्यून। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, वहां पे परमानेंटली या तो कोई पेड़ लगा देंगे या फिर कोई वेजिटेशन लगा देंगे सरफेस ऑफ द ड्यून पे, ताकि वो इजीली वहां पे रुक जाए, वो बह नहीं पाए। और उसके बाद में कंटिन्यूअस एफोरेस्टेशन, फिर वहां पे अपन पेड़ पौधे लगा देंगे उसके ऊपर जो भी है, तो उससे क्या है वो इजीली जो सैंड है वो ब्लोन होने से रुक जाएगी। नेक्स्ट है मल्च मेथड एंड एरोडायनेमिक मेथड। मल्च मेथड और एरोडायनेमिक मेथड क्या होता है सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन का? तो मल्च का मतलब होता है
जैसे सैंड ड्यून जो होता है उसकी सरफेस पर अपन ऑर्गेनिक या फिर कोई इनऑर्गेनिक मटेरियल की एक लेयर बिछा देते हैं ताकि वो हवा से डायरेक्ट नहीं उड़े, मतलब डायरेक्ट हवा से सैंड है उसको रोक लेती है, वो उड़ती नहीं है डायरेक्ट। कवरिंग दी ड्यून विथ नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रोटेक्टिव स्क्रीन टू इंप्रूव न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर रिटेंस। तो इसमें अपन क्या करते हैं, जो ड्यून है उसको नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रोटेक्टिव स्क्रीन के थ्रू कवर कर देते हैं, जिससे जो न्यूट्रिएंट्स है वो इंप्रूव हो जाते हैं और वाटर रिटेंशन है वो बढ़ जाता है। मल्च, अब मल्च बनता किससे है, ये स्ट्रा या फिर भूसा से बनता है, या ब्रांचेज से, प्लास्टिक फिल्म, एक्रिलिक फाइबर और मैस यूजिंग मिनरल ऑयल। तो ये मल्च जो अपन यूज करते हैं उसके मटेरियल होते हैं सारे। नेक्स्ट है एरोडायनेमिक मेथड। एरोडायनेमिक मेथड में क्या करते हैं अपन, विंड फ्लो है उसको कंट्रोल किया जाता है ताकि सैंड का मूवमेंट नहीं हो सके। विंड की जो स्पीड और डायरेक्शन है उसको अपन मॉडिफाई करते हैं इसमें। तो बाय रिड्यूसिंग विंड स्पीड एंड कैरिंग कैपेसिटी बाय यूजिंग विंड ब्रेकर्स एंड शेल्टर बेल्ट। तो इसमें अपन विंड स्पीड को कम करते हैं और उसकी कैरिंग कैपेसिटी को कम करते हैं, किसके द्वारा, बाय यूजिंग विंड ब्रेकर्स एंड शेल्टर बेल्ट के द्वारा। तो विंड ब्रेकर्स क्या होती है, विंड ब्रेकर्स का मतलब होता है छोटी लंबाई की आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल बैरियर्स होते हैं जो जो सैंड है, ये जो विंड है उसकी स्पीड को कम कर देते हैं। और शेल्टर बेल्ट का मतलब होता है, ये क्या होती है, ट्री या फिर जो सर्व्स है इसकी एक वाइड स्ट्रिप होती है जो एक से ज़्यादा रो में लगाई जाती है, लगभग 7-8 रो में अपन इसको लगाते हैं, जिससे क्या है, जो सैंड है वो हवा जो है विंड की वेलोसिटी कम हो जाती है। तो इस तरीके से हम सैंड ड्यून को स्टेबलाइज कर सकते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक्स।